देखो इसमें क्या है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तीन रिएक्शन है हमारे पास, इनका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। पहली है देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखा जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है H2 + I2 2HI गैस। तो क्या है, गैसियस रिएक्शन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, Kp, क्योंकि सारी गैसियस रिएक्शन है, HI की पावर प्रेशर ऑफ HI पावर 2, प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई में प्रेशर ऑफ I2, ठीक है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि Kp वाली रिएक्शन को कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको पहले। सल्फर + 3O2 गैस SO3 गैस, इसका कैसे लिखोगे आप, ये क्या है, गैसियस है और सॉलिड है, पर क्या है, ये सल्फर प्योर सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा, 1। मैंने बताया प्योर सॉलिड और लिक्विड का 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका कैसे लिखोगे, ये भी एक हिसाब से क्या क्या होगी, मेरी गैसियस के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, गैसियस होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका कैसे लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, क्योंकि सॉलिड का तो एक्टिव मास क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमारे पास किसके हैं, गैसेस के ही हैं। एक मिनट, इसका Kp कैसे लिखोगे, Kp = प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ SO3, ठीक है, अपॉन प्रेशर ऑफ O2, इसकी पावर कितनी, 3/2, ठीक है। अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करूं, इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, ये क्या है, सॉलिड है, इसका एक्टिव मास कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे लिक्विड है, इसका एक्टिव मास 1, तो ये भी मेरे पास क्या होगी, गैसियस रिएक्शन। Kp = ये क्या होगा, 1, लिक्विड का 1 है, प्रोडक्ट की साइड 1 हो गया, सॉलिड का 1 होगा, उसको लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2 2 इंटू प्रेशर ऑफ O2 पावर हाफ, ठीक है। ऐसे लिख लोगे ना, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दिखाई दे वहाँ पे आप क्या कर लेना, उसका एक्टिव मास क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। पर आपको एक बात याद रखना है, लिक्विड को हर केस में एक्टिव मास 1 नहीं मानेंगे। उसका रीजन क्या है बताते हैं, आप लिख लो कि मैं 1-2 रिएक्शन देख लेता हूं जिसके अंदर, क्योंकि देखो लिक्विड, एक बात याद रखना, हम सॉलिड को तो हमेशा क्या मान लेते हैं, एक्टिव मास क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, पर सॉलिड लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होगा। जिस केस में आपको एक बात याद रखनी है, जहां पे लिक्विड किसकी तरह काम करे, एक सोलवेंट की तरह काम करे, ठीक है, सोलवेंट की तरह काम करे, तो उसका मतलब उसका एक्टिव मास हम 1 ले लेंगे, ठीक है, एक्टिव मास उसका क्या ले लेंगे, 1। अगर जहां पे वो सोलवेंट की तरह काम ना कर रहा हो, तो वहां पे उसकी क्या है, उसकी कंसंट्रेशन को या उसके एक्टिव मास को 1 नहीं लेंगे। मैं आपको 1-2 रिएक्शन के थ्रू बताता हूं आपको। देखो अब एक पॉइंट है, आप ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कि जहां पे लिक्विड, मैंने क्या बताया अभी, लिक्विड सोलवेंट की तरह काम करेगा, तो उसका एक्टिव मास क्या काम करेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। क्या रीजन है उसका, अदरवाइज उसका एक्टिव मास 1 नहीं लेंगे। उसका रीजन क्या है कि अगर सोलवेंट है तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट में से अमाउंट किसकी ज्यादा होती है, सोलवेंट की ज्यादा होती है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत सोल्यूट डालने के बाद क्या है, उसके इतनी ज्यादा अमाउंट है सोलवेंट की, थोड़ा बहुत सोल्यूट डाल भी दिया तो उसकी कंसंट्रेशन पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उसका जो एक्टिव मास है वो क्या लेंगे, हम नियरली 1 लेंगे, 1 ही लेंगे, मतलब उसका एक्टिव मास किसका, सोलवेंट का। अगर वो लिक्विड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलवेंट की तरह। देखो इन केस के अंदर NH4OH एक्वस है, ठीक है, मतलब एक्वस मतलब पानी के अंदर है ये, ठीक है, NH4OH पानी के अंदर है, और किसके अंदर वो डाल दिया, पानी के अंदर वो डाल दिया, ठीक है, मतलब पहले ही पानी था और पानी आ गया, तो सोलवेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पानी सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। तो मतलब यहां पे जो है ये मेरा सोलवेंट, उसका एक्टिव मास में क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा,
कि भाई क्या है, इसके पास क्या है, सोलवेंट की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लिक्विड की लिक्विड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिक्विड यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये NH4OH पहले ही पानी में था और पानी आ गया, अमाउंट किसकी ज्यादा हो गई, पानी की ज्यादा हो गई अमाउंट, ठीक है। और तो ये लिक्विड किसकी तरह बिहेव करेगा, लिक्विड सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा और उसका जो एक्टिव मास है वो 1 लिया जाएगा। जैसे इसका Kc लिखूं तो क्या आ जाएगा, एक्वस है तो सीधी सी बात है Kp नहीं लिखी जाएगी, मैंने बताया है एक्वस में Kp नहीं लिखी जाएगी। NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहां क्या लिखेंगे, इसको 1 ले लेंगे सोलवेंट को, ये क्या आ जाएगा इसका NH4OH, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, ये एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है। एक्वस मतलब इस ये पानी के अंदर है, पहले से पानी के अंदर और किसके अंदर और डाल दिया, पानी के अंदर और डाल दिया, तो यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका एक्टिव मास भी क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लिक्विड है और वो क्या इसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलवेंट की तरह, तो उसका एक्टिव मास क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो देखो क्या आएगा इसका, KCCH3COH, C2H5OH बाई ये क्या आ जाएगा, CH3COO एस्टर आ जाएगा नीचे, ठीक है। H2O का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां पे क्या है, ये एस्टर लिक्विड है, मतलब कोई पानी के अंदर नहीं है, तो ये क्या है, ये लिक्विड है पर कुछ ज्यादा अमाउंट में तो है नहीं, क्योंकि देखो ये पहले से, यहां पे तो क्या था, पहले से पानी के अंदर था और पानी डाल दिया, ठीक है। पर यहां पे ये क्या है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, ठीक है। यहां पे वाटर की अमाउंट कोई ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि ये क्या है, अपने प्योर फॉर्म के अंदर है। एस्टर किसके फॉर्म के अंदर है, प्योर फॉर्म के अंदर है। तो यहां पे अगर मैं Kc लिखूंगा तो कोई भी नेग्लिजिबल नहीं होगा, किसी भी कंसेंट्रेशन, CH3COOH, C2H5OH, यहां पे CH3COO, C2H5, H2O। तो आपको एक बात याद रखनी है कि इफ, नोट बना के लिख लेना, ऊपर नोट बना के लिख लेना, इफ लिक्विड एक्ट एज ए सोलवेंट, then its active mass will be 1। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जहां पे भी आपको लिक्विड दिखाई देना, लिक्विड दिखाई दे, तो आपको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेने हैं, कंसेंट्रेशन लेनी है। पर जहां भी जिस रिएक्शन में आपको एक्वस दिखाई दे जाए ना, जहां पे भी जिस रिएक्शन में एक एक्वस दिखाई दे जाए और एक लिक्विड, तो जो लिक्विड वाला है उसके एक्टिव मास को क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। आई बात समझ में। मैंने ये बताया कि जहां भी पूरी रिएक्शन के अंदर आपको लिक्विड दिखाई दे तो आप सभी की कंसेंट्रेशन लिखोगे। अगर जहां पे रिएक्शन के अंदर कोई एक एक्वस के अंदर दिखाई दे तो मतलब उस जो लिक्विड वाला है उस पार्ट को नहीं लिखेंगे, उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सभी की कंसेंट्रेशन लिख देंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का ये तरीका है, ट्रिक बताइए मैंने आपको, ठीक है। अब देखेंगे हम रिलेशन Kp और Kc के बीच में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, इसके बाद क्या लास्ट टॉपिक रह जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रह जाएंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। देखो जल्दी से कि रिएक्शन है कोई N1A प्लस N2B, ठीक है, N3C प्लस N4D। तो आप इसका Kp कैसे लिखोगे, प्रेशर ऑफ C N3 इंटू प्रेशर ऑफ D N4, प्रेशर ऑफ A N1 इंटू प्रेशर ऑफ B N2। अब ये क्या होगा मेरा Kp, इसको ऐसे लिख लो, PC इंटू PD
PA PB पावर क्या हो जाएगी N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। ठीक है, तो अगर हमें इसकी यूनिट बतानी पड़ जाए तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी ATM और ये क्या होगी डेल्टा एन जी होगा ना, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे ATM के ऊपर मोल आ जाएगा, तो चेंज ऑफ मोल आएगा, उसकी यूनिट तो क्या आएगी मोल ही आएगी ना। ठीक है, तो ये तो इसकी यूनिट है। बाकी मेरे को रिलेशन निकाल लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, वैसे बता दिया मैंने, आप इसको लिख लेना इसकी यूनिट को ATM मोल लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा ऑफ एन जी क्या आएगा मोल ही आएंगे, तो ATM मोल। ठीक है, ये किसकी यूनिट है KP की। और हमें पता है क्या होता है PV किसके बराबर होता है nRT के, P किसके बराबर हो गया N/VRT के, तो यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर हो गया CRT के। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्रेशर दिखाई दे वहाँ क्या कर दो CRT कर दो KP के इक्वेशन में, KP इक्वल टू PC है की पावर N3 है, तो यहाँ पे क्या कर दो CCRT। ठीक है, इसकी पावर क्या है N3 इंटू PD लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ DRT की पावर N4 CART N1 CBRT N2। ठीक है, जहाँ पे भी कंसंट्रेशन मैंने क्या लिखा, जहाँ पे भी प्रेशर की C की प्रेशर था तो वहाँ पे मैंने C का क्या लिख दिया कंसंट्रेशन, D का प्रेशर था तो किसी कंसंट्रेशन लिख दी D का, RT क्या है कांस्टेंट, विजिबल है भी या नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या आया, अब इसको सोल्व कर लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, ऊपर से मिटा देता हूँ। अब यहाँ से क्या आ जाएगा KP C की पावर N3 इंटू D की पावर N4, यहाँ आ जाओ नीचे CA की पावर N1 इंटू CB की पावर क्या हो जाएगा N2, साथ में क्या हो जाएगा RT डेल्टा N, क्योंकि RT क्या आएगा RT कांस्टेंट सबसे बाहर आ जाएगा, तो N3 N4 डिवाइड क्या हो जाएगा N1 N2, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आ जाएगा ना, इसको डेल्टा N को ऐसे लिख सकते हो N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। ठीक है, RT को ये किसके बराबर है, ये कैसे लिखते हैं KC को तो ऐसे ही तो लिखते हैं, जो KC होता है उसको कैसे लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं C कंसंट्रेशन की टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो, ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ D उसकी पावर वो। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है KC का, बराबर इसके किससे शुरू है KP इक्वल टू KC RT, वहाँ पे क्या हो गया जी डेल्टा N। ठीक है, ये रिलेशन है KP और KC की, क्या रिलेशन है KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N। और इसके अंदर और क्या देख सकते हैं, ठीक है ये रिलेशन है। ठीक है, आपको ये रिलेशन आएगी, हालांकि इसकी बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, लास्ट में मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा 3-4 ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो क्वेश्चन आते हैं वहीं से आते हैं। ठीक, कोई 1-2 क्वेश्चन आएगा वो वहीं से आएगा, इसके अंदर और कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, देखो कि यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इसमें यह बोला गया है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे भी नहीं डिपेंड करता है। क्योंकि आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने लिखा तो था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड हो गया,
बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम जहाँ पे आएगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वहाँ पे ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है ना किसकी चेंज होती है, प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट होती है, तभी तो मेरा क्या आता है इक्विलिब्रियम, जो के की वैल्यू कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वो ना तो कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड करेगा, ना कोई कैटालिस्ट है, ठीक है, ना उस पे, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी मेरी इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। ठीक है, तो वो किसी भी चीज पे भी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, हालांकि ये है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो हमारा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देगा, उसमें काफी पंगे होते हैं। तो हाँ, टेम्परेचर का इसके ऊपर जरूर इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, कि वो टेम्परेचर के साथ साथ जो रिएक्शन के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर स्टोइचियोमेट्री भी तो इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा H2 प्लस I2 गैस, ये क्या आया 2HI, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2, ये लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर Kp क्या लिखा गया, प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ I2। अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, हाफ H2 प्लस हाफ I2, ये किस में गया, HI के अंदर, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, P ऑफ HI प्रेशर ऑफ H2 हाफ की पावर हाफ प्रेशर ऑफ I2 की पावर हाफ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा ये। तो मतलब ये रिएक्शन जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे क्या कर रही है, रिएक्शन के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व है उस पे डिपेंड करती है। और एक बात याद रखना, अगर मान लो मेरी कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ये रिएक्शन है C, इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 मान लिया। तो अगर ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिख दी, रिवर्स कर दी A प्लस बी, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स 1/K1। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट बना के लिख लेना, इफ वी रिवर्स एनी रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन विल आल्सो रिवर्स। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना कि हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स। ठीक है, और इसके अंदर ये थर्ड पॉइंट बना के लिख लेना, फोर्थ पॉइंट बना के आप ये लिख लेना, मैं मिटा देता हूं थर्ड पॉइंट को। इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर ये है कि दो रिएक्शन है, अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर मैं उन दोनों रिएक्शन को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड के अंदर। जैसे मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी C, कुछ लगा लो C प्लस डी E, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। इसके अंदर लिख लेना, इफ वी ऐड एनी रिएक्शन, मान लो फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, तो देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल क्या हो जाएंगे, विल गेट मल्टीप्लाइड K1 इंटू K2, जो आएगा K3 आएगा, जो 3 आई फर्स्ट प्लस सेकंड, मान लो मेरी कोई 3 आ रही है रिएक्शन, तो जो ये K3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऐड नहीं होंगे इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई K1 इंटू K2। ठीक है, ये क्या होगी फोर्थ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ की बात करूं तो मैं इसके अंदर लिख लेना, फिफ्थ के अंदर A प्लस बी C प्लस डी E, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसका K2। अगर मैंने क्या काम किया, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड घटा दिया, और जो मेरे पास थर्ड आएगी, मान लो जो K3 आएगा
वो क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या कर देंगे, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे K1 बाई K2, इससे मेरा क्या आ जाएगा K3। तो केवल आपके पास जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो केवल इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर मिलेंगे। क्या तो दो रिएक्शन को ऐड कर देंगे या वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या क्या कर देंगे रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, या एक दो थ्योरी के पॉइंट पूछ लेंगे आपको कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, स्टोइचियोमेट्री पे। हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना इसके अंदर कि जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के ये तो बता सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनी है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा बनी है। पर मैं ये नहीं बता सकता मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर बनी है। इसको ये लिख लेना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डजंट टेल अबाउट द टाइम इन विच रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि कितनी टाइम के अंदर जो मेरी रिएक्शन है वो प्रोसेस हुई है किसके अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो केवल वो किसको बताती है, प्रोडक्ट की अमाउंट तो बता सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर वो क्या नहीं बताएगा कि कितने टाइम ड्यूरेशन लगा उसको रिएक्शन को प्रोसेस होने में, 10 सेकंड लगे हैं, 20 सेकंड लगे हैं, 1 मिनट लगी है, 2 मिनट, 5 मिनट, ऐसा टाइम के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। तो आपको बेसिक, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं करवाए, ठीक है, और 2 लेक्चर के अंदर ये इसलिए करवाया है क्योंकि इससे नेट के अंदर तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, शायद आते भी ना हो, अगर आएंगे तो वो क्या आएंगे, केवल वो इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी है, मतलब बिल्कुल सिंपल आएगा, और थ्योरी का कोई बेसिक सा कोई आपसे कोई पॉइंट पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज का आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेना जितने भी नेट में आए प्रीवियस ईयर, जैम वाले भी ट्राई कर लो। ओके, थैंक यू।